अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर द टॉपिक बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स, चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि पहले मैं आपको थोड़ा सा मेटलर्जी के बारे में बताऊंगा। एंशंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए हैं मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में। यानी मेटलर्जी वो चीज़ होती है, वो ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कंसर्नड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोडक्शन या प्यूरिफिकेशन। यानी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स जो होती है या उनकी प्रोडक्शन होती है, उसको मेटलर्जी, उस ब्रांच को मेटलर्जी बोलते हैं। अब क्या हुआ कि आर्कोलॉजिस्ट्स ने जो हिस्टोरिकल साइट्स को फाइंड करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट ने जब इवैक्यूएशन की, उन्होंने देखा कि हड़प्पन्स जो थे वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे। यानी वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। उन्होंने ये डिस्कवर किया है, उनके पास नॉलेज ऑफ कॉपर थी। वो ब्रोंज एज से बिलोंग करते थे। उन्होंने ब्रोंज को बनाया बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। उसके बाद उनके सक्सेसर यानी आयरन एज का स्टार्ट हो गया, आयरन एज का रेवोल्यूशन आया और आयरन की चीज़ें बनने लगी। तो इंडिया जो है वो प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन फॉरगड आयरन। उन्होंने बहुत ज़्यादा आयरन प्रोड्यूस किया इंडिया ने, हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन जैसे रॉट आयरन, कास्ट आयरन एंड आयरन फॉरगड आयरन। कहते हैं कि इसके बाद हमें देखना है कि एग्जाम्पल हम एक लेंगे, जैसे आयरन पिलर जो महरौली में है। ये एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स। यानी ये उनकी स्किल को दर्शाता है, जो इंडिया के क्राफ्ट पर्सन्स थे उनकी स्किल को ये दिखाता है। क्राफ्ट होता है स्किल ऑफ मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, यानी जो भी चीज़ें हाथ से बनाई जाए। जो भी हुनरमंद इंसान, क्राफ्ट पर्सन्स उनको बोलते हैं, जो जिनके पास कोई हुनर होता है कुछ बनाने का चीज़ें। कहते हैं कि उन्होंने ये जो आयरन पिलर जो है, ये एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है स्किल, इंडियन स्किल ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स। कहते हैं कि ये जो आयरन पिलर महरौली दिल्ली में है, ये 7.2 मीटर हाइट में है और इसका वजन, वेट जो है वो 3 टन्स है। और ये 1500 ईयर्स एगो बनाया गया। जिस रूलर ने इसको बनाया उसका नाम है चंद्रा, जो गुप्ता डायनास्टी से बिलोंग करता था। इस इसकी फीचर्स क्या है, ये एक यूनिक, एक ऐसा पिलर है जिसको आज तक टिल डेट कभी रस्ट नहीं लगा है। 1500 साल तक ये पिलर वैसा का वैसा ही है जब उस टाइम पे बनाया। यानी ये दिखाता है कि कितना हुनर था उनके पास। ये एक आयरन का पिलर जो है उसमें आज तक रस्ट नहीं लगा है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन्स। कहते हैं कि आपको पता होगा कि ब्रिक्स और स्टोन्स में कैसे हम पुराने ज़माने में कैसे लोग ये बनाते थे बिल्डिंग्स वगैरह, उनकी बिल्डिंग्स कैसे होती थी। कहते हैं कि उनकी बिल्डिंग्स जो थी पुराने ज़माने के लोगों की, जब वो बिल्डिंग्स बनती वो बहुत अपेरेंट होती थी, यानी क्लियरली विजिबल या अंडरस्टूड। हम इसमें पढ़ेंगे सुतपा के बारे में, यानी सुतपास कैसे बनाते थे। सुतपा एक माउंट होता है, यानी राउंड बिल्डिंग जो अबो द सरफेस, राउंडेड बिल्डिंग अबो द सरफेस जो होती है, राउंड उसकी शेप होती है। कहते हैं कि पहले ज़माने में जनरली जब ये बनाया जाता था सुतपा, तो उसमें क्या होता था, बहुत बड़ी बिग एंड स्मॉल टॉल, ये उसके ये होते थे, खंबे होते थे बीच में, और एक बॉक्स होता था सेंटर में या हार्ट ऑफ सेंटर में इसके, जो बॉडीली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज्ड बाय बुद्धा और इस फॉलोअर्स। जो बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा था, जो ये रिलीजियस प्लेसेस थे, उनके बीच में सेंटर में हार्ट ऑफ सुतपा की जो रिमेन्स ऑफ बुद्धा की जो निशानियाँ थी या उनकी फॉलोअर्स की निशानियाँ थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती, टीथ, बोन्स या एशेस उनकी, जो वो बीच में इसमें लगाई जाती थी, ताकि
ये हमेशा मतलब इसमें रहे और जो फॉलोवर्स आए वो या उनको देख सके कि क्या किस तरह से उनकी निशानियाँ होती थी। इसमें प्रीशियस स्टोन्स लगाए जाते थे, कॉइन्स लगाए जाते थे और जो बीच में ये बॉक्स होता था उसमें रिलिक का कैस्केट लगाया जाए। रिलिक कैस्केट बोलते हैं जो होली, जो बहुत रिलीजियस या होली होता है, उस पर्सन से जो बिलोंग करता है, जो बहुत हॉली रेलिक यानी खास निशानी होती है वो रेलिक कैस्केट, यानी जो डिसीज्ड होता है उस इंसान का खास कोई मुआजिज़ा होता है, मतलब या उनके कोई निशानी होती है उसमें। कहते हैं कि ये जो है ये पाथ जो इसका होता था उसको उसको बोलते थे प्रदक्षिणा पाथ, क्योंकि उसके अराउंड रेलिंग्स बनाई जाती थी। रेलिंग्स और गेटवेज दोनों को डेकोरेट करते थे ब्यूटीफुल पेंटिंग से, स्कल्पचर से। कहते हैं कि कहते हैं कि इसमें जो ये पाथ होता था इसमें डिवोटीज भी इसके अराउंड घूमते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रेलिंग्स और गेटवेज दोनों से बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स, बहुत अमेजिंग स्कल्पचर्स, यानी बहुत निशान, मतलब इसमें बहुत कार्विंग की जाती थी, खूबसूरती से सजाया जाता था इनको। तो इस तरह बिल्डिंग्स बनती थी पुराने ज़माने में। हिंदू टेम्पल्स भी इस टाइम बिल्ट होते थे बहुत सारे। और जो ये सुतपा है इसको मैंने जैसे बताया कि राउंड बिल्डिंग होती है, फिर इसको ये अच्छी तरह से मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए बनाते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदू टेम्पल्स के बारे में। बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स जो होते थे रॉक से कट करके बनाए जाते थे उस टाइम पे। उसमें डाइटीज होते थे। डाइटी होता है जिनको वर्शिप किया जाता है, जिनको डाइटी मैंने आपको पहले भी बताया कि डाइटी होता है वो चीज़ जिसको इंसान ने पूरी तरह से मतलब अपने मतलब सुपर्द किया गया, उस गॉड को सुपर्द करना, यानी वो अपना अपना गॉड होता है जिसको तन मन से मानना, पूरी तरह से उसकी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करना। उन डाइटीज में जैसे होता था विष्णु, शिवा एंड दुर्गा को पूजा जाता था ज़्यादा इन श्राइन्स में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेम्पल है वो रूम जिसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ पे इस डाइटी, अपनी चीफ डाइटी के जो ये मूर्ति होती है, जो इनकी आइडल्स होते हैं वो लगाए जाते थे, उनको प्लेस किया जाता है वहाँ पे। और एक टॉवर होता है उसको शिखारा बोलते हैं, वो टॉप ऑफ गर्भीरा, जहाँ पे ये जगह जैसे डोम हमारे होते हैं वैसे जो इस प्लेस पे लगाई जाती थी ये, जो इनका डाइटी होता था, जो भी गॉड या गॉडेस होती थी उनको जिस प्लेस पे लगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा टॉप पे एक जो ये सैक्रेड प्लेस होती थी इसको एक टॉवर लगाया जाता था ऊपर से बिल्डिंग ऑन टॉप, उसको गर्भगृह बोलते थे। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ टेम्पल्स जो है इनमें एक स्पेस होती थी उसको मंडपा बोलते हैं, उन स्पेसेस को जहाँ पे लोग इन ये अपना ज्ञान सुनते थे, मतलब जो उनके डाइटी होते थे, उनके गॉड या गॉडेसेस, उनके बारे में वो सुनते थे कि वो जमा होते थे, फिर उनको वहाँ पे वर्शिप या परफॉर्म करनी होती थी या रिलीजियस ड्यूटीज वगैरह। कहते हैं कि जहाँ पे ये इमेज ऑफ डाइटी प्लेस की जाती थी वहाँ पे रिलीजियस प्रीस्ट, जो प्रीस्ट्स होते थे पुजारी, वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और अपनी वर्शिप करते थे अपनी डाइटी की। गर्भगृह में ये होता था कि उसमें ये ये आप मतलब लोग जमा होके ये इसके बारे में ज्ञान मतलब हासिल करते थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ये स्तूपास और टेम्पल्स कैसे बिल्ट होते हैं। कहते हैं कि यूजुअली किंग्स और क्वीन डिसाइड करते थे कि स्तूपा कैसे बने, टेम्पल्स कहाँ बने, उनमें क्या कौन सा मटेरियल लगाया जाए। ये क्योंकि खुद वो अपने अमाउंट से बनाते थे वो, क्योंकि इसमें बहुत ये एक्सपेंसिव बिल्डिंग्स होती थी, इनमें बहुत पैसा लगता था, इसीलिए किंग्स एंड क्वींस खुद अपनी मतलब अपने पैसे से, अपनी ट्रेजरी से इनको बनाते थे, अपने मतलब जो भी उनके पास पैसा होता था। कहते हैं कि यूजुअली किंग्स इसमें डिसाइड करते थे कि सुतपास और टेम्पल्स कहाँ बने, मगर उसके बाद गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन जो वहाँ जहाँ पे भी पाया जाता था वो क्योरी करके लाया जाता था वहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट इस प्लेस पे किया जाता था ताकि एक नई बिल्डिंग बन सके। रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैड टू बी शेप्ड। कहते हैं कि जो रफ स्टोन्स होते थे उनको एक खूबसूरती से शेप दिया जाता था और पिलर्स बनाते थे, और पैनल्स ऑफ वॉल्स, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स बनाते थे।
और प्रिसिजली इनको एक अच्छी राइट पोजीशन पे रखा जाता था। कहते हैं कि डिवोटीज जो वहाँ पे आते थे वो भी गिफ्ट्स वगैरह लाते थे ताकि इन बिल्डिंग्स को अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाए। कहते हैं कि ये जो डिवोटीज आते थे टेंपल में विजिट करने के लिए वो भी अपने साथ गिफ्ट्स वगैरह लाते थे ताकि इसमें डेकोरेट किया जाए, मतलब जहाँ जहाँ इनकी हेल्प हो। जैसे सांची स्तूपा के बारे में अपने जहाँ जो उनके गेटवेज हैं वो जो लोग आते थे वहाँ पे उन्होंने वो गिफ्ट किया है उनको, जो ब्यूटीफुल कार्विंग्स या ब्यूटीफुल गेट्स वहाँ पे लगे हुए हैं। कहते हैं कि फिर खूबसूरती के साथ इन बिल्डिंग्स और टेम्पल्स को बनाया जाता था, बहुत ही खूबसूरती के साथ। ज़्यादातर इसमें किंग्स और क्वींस हिस्सा लेते थे, और ब्यूटीफुल ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल लगाया जाता था। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स। अजंता एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं, हॉलो केव्स, जो सेंचुरीज से वहाँ पे बनी हुई है, हिल्स में वो केव्स हैं। कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं जो बुद्धिस्ट मोंक्स जहाँ पे इबादत अपनी रिलीजियस ड्यूटीज परफॉर्म करते थे। कुछ उनमें डेकोरेट की गई है पेंटिंग से, बहुत खूबसूरत पेंटिंग से। कलर्स जो 1500 साल पहले प्लांट्स से कलर लिया या मिनरल से जो कलर लिया वो बहुत ही खूबसूरत होता था और बहुत ही विजिबल है आज तक। इसके बाद हम वर्ल्ड ऑफ बुक्स पढ़ेंगे। वर्ल्ड ऑफ बुक्स में हम ये देखते हैं कि इपिक्स इपिक्स आपको ऐसा मैं बताऊंगा कि इपिक्स वो चीज़ होती हैं जो लॉन्ग स्टोरीज होती है या ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशन होते हैं, जो जिस जब जो हीरोइक मैन और वुमेन के बारे में होता है या जिन्होंने कोई कारनामा किया होता है ऐसे लोगों के बारे में। उसमें स्टोरीज ऑफ गॉड और गॉडेसेस भी, पोइम्स होती है एंशंट लोगों की, उनकी ट्रेडिशन के बारे में, उसको इपिक्स बोलते हैं, या लेजेंडरी फिगर्स के बारे में वहाँ पे होता है। इपिक्स मैंने आपको बताया कि गॉडेस इंक्लूडिंग मैन एंड वुमेन के बारे में लिखी जाती है। उसमें कुछ फेमस इपिक्स है इस पीरियड की, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें सिलिपादिकारम है, एक इम्पॉर्टेंट इपिक है ये, जो कंपोज किया गया है 1800 ईयर्स एगो। एक पोइट ने, उसका इलैंगो नाम है। दूसरा मणिमिकाली, एक तामिल इपिक है, वो कंपोज्ड किया है सतानार ने 1400 ईयर्स। मेघदूता भी एक इपिक है जो कालिदासा ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है। संस्कृत लैंग्वेज में इसलिए लिखा जाता था ताकि ऑर्डिनरी लोग इसको समझ सके, क्योंकि वेदास को उस टाइम ऑर्डिनरी लोगों को हक नहीं था पढ़ने का या शूद्रास को, इसीलिए इन्होंने फिर इपिक्स लिखी ताकि हर कोई अपनी गॉड और गॉडेस के बारे में जाने। या उसमें जो कहानियाँ होती थी महाभारता रामायणा के बारे में, वो सब वहाँ पे होती थी, उनके स्टोरीज के बारे में। कहते हैं कि मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि मैन्युस्क्रिप्ट वो बुक या डॉक्यूमेंट होता है जो हाथ से लिखा जाता है रेदर देन टाइप और प्रिंट। उसको प्रिंट नहीं किया जाता है, खाली हाथ से लिखा जाता है वो डॉक्यूमेंट या बुक हो। और जो उसमें जो पुरानास होते हैं, जो बुक्स होती है इनकी, उसमें स्टोरीज होती है अबाउट गॉड और गॉडेस, जैसे विष्णु शिवा दुर्गा। कहते हैं कि उसमें ये भी लिखा होता है उन किताबों में, जो इपिक्स होती है उनमें एक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा होता है कि वर्शिप कैसे किया जाता है, उनकी स्टोरीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। कहते हैं कि मैं हाँ, इसमें ये स्टोरीज हैं जैसे महाभारता के बारे में, टू संस्कृत एपिक्स खासकर है इसमें, और रामायण महाभारता कि वो वॉर बिटवीन कौरवस एंड पांडवास, अब एक थ्रोन और कैपिटल को हासिल करने, राजगद्दी को हासिल करने के लिए हस्तिनापुर में अपना कब्जा करने के लिए वो लड़ा गया था महाभारता। इसके बाद रामायणा भी है, इसमें एग्जाइल पे जब वनवास, ये 14 साल की वनवास पे वो भेजा गया था राम को, उसके बाद वो और सीता का अपहरण, किडनैप हुआ था, उसने वो जंग विक्ट्री पे किया, फिर वो जीता, उसके बाद वो घर आया। फिर कहते हैं कि ये सब इपिक्स में, ये गीता में भी है, इनको हिंदूज बुक्स में। कहते हैं कि एक और वाल्मीकि एक रिकॉग्नाइज्ड ऑथर है जिसने रामायण मतलब ये संस्कृत में लिखी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ऑर्डिनरी की पीपल के बारे में। कहते हैं कि वो कैसे लोगों तक पहुंचाते थे, ये वो पोइम्स के ज़रिए, डांस के ज़रिए, परफॉर्म प्लेस के ज़रिए लोगों तक ये स्टोरीज पहुंचाते थे। जैसे जटकास आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि वो प्रिजर्वेशन होती है, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, फिर वो लोगों तक जनरेशन टू जनरेशन पहुंचाई जाती है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजर्व कैसे रखते थे बुक्स को और ओल्ड स्टोरीज को। वाल्मीकि का वाल्मीकि एक एपिक है, वो ऑथर ऑफ रामायणा, मैंने जो आपको बताया। पुरानास में ओल्ड हिंदू रिलीजियस स्टोरीज होती हैं गॉड और गॉडेसेस के बारे में, जो सिंपल संस्कृत में लिखी जाए ताकि हर कोई उसकी सुन सके। महाभारता और पुरानास भी कंपाइल्ड बाय व्यासा, इस ऑथर ने। महाभारता का जिक्र भी भगवत गीता में है। स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ जटाकास होती हैं, या पंचतंत्र उसको बोलते हैं। इसके बाद मैं आपको साइंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा। आर्यभट्टा। आर्यभट्टा एक जो साइंटिस्ट, मतलब आप उसको एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन बोल सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा संस्कृत नोन था। उसने एक संस्कृत बुक लिखी है, आर्यभट्टियम उसका नाम है। उसने ये भी बताया कि डे एंड नाइट कैसे कॉज होता है, कैसे बनता है दिन और रात, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है इक्लिप्स के बारे में, सोलर या लूनर इक्लिप्स उनके बारे में। या उसने बताया कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे नापा जाए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी उसने ही बताया है, फाउंड ए वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। और बहुत सारे फार्मूलाज जो आज तक हम यूज़ करते हैं वो आर्यभट्टा ने ही हमें दिए हैं। वो एक अजीम मैथमेटिशियन था और एस्ट्रोनॉमर था। उसने बहुत सारी सेवरल डिस्कवरीज की हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अब पढ़ाया बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स के बारे में। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। तब भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा आपको तो आप मुझे मैसेज करना, कहीं कन्फ्यूजन होगा सो मैसेज मी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।